हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज़ ऑफ क्लास 11th NCERT ज्योग्राफी। ठीक है, सो रोज़ का हम एक एक चैप्टर इकट्ठे करेंगे NCERT में से, एंड इसकी रोज़ एक एक चैप्टर की वीडियो चैनल पर अपलोड हो जाएगी। सो आज का जो हमारा चैप्टर है, दिस इज़ चैप्टर नंबर 2, क्लास 11th की NCERT जो ज्योग्राफी की है उसमें से हम कर रहे हैं, दैट इज़ द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इससे पहले हमारे पास जो ऊपर चैप्टर इससे पहला चैप्टर है, दैट इज़ ऑफ ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, जिसके अंदर ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है। तो वो चैप्टर इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से हमारी ये जो चैप्टर है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ से हम अपना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ कैसे हुआ, कि हमारा जो अर्थ है क्या स्टोरी है उसके ओरिजिन की, और इवोल्यूशन की क्या स्टोरी है वो हमने पढ़नी है। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास आती हैं अर्ली थ्योरीज़, यहाँ पे कुछ हमारे पास आती हैं अर्ली थ्योरीज़ और कुछ आती हैं हमारे पास मॉडर्न थ्योरीज़। तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट अर्ली थ्योरीज़। जितनी भी अर्ली थ्योरीज़ है, जब भी हमने ये ओरिजिन के बारे में बात की तो हमने अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात की कि अर्थ हमारा कैसे ओरिजिनेट हुआ। सो बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ हाइपोथेसिस आई, डिफरेंट फिलोसोफर साइंटिस्ट, दे हैव ब्रॉट दीज हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। और जो पॉपुलर आर्ग्यूमेंट है या जो पॉपुलर हाइपोथेसिस है, दैट इज़ बाय जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट। राइट, इमैनुअल कांट की जो थ्योरी है दैट इज़ योर गैशियस थ्योरी ऑफ कांट। इनकी जो थ्योरी जिन्होंने दी है दैट इज़ कॉल्ड एज गैशियस थ्योरी ऑफ कांट। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना होगा कि इमैनुअल कांट क्या क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। सो इमैनुअल कांट क्या कह रहे हैं, यहाँ ये गैशियस थ्योरी है। ठीक है, इमैनुअल कांट की ये क्या कहते हैं, इनकी कुछ एजम्पशंस थी। वही बताया कि सुपर नेचुरल प्रीमोडियल क्लाउड है, प्रीमोडियल क्लाउड, इसी को ही इन्होंने क्या नाम दिया है, नेबुला का। ओके, अब ये कहते हैं कि ये क्लाउड है ऐसा कुछ करके। ठीक है, ऐसा एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है। ये जो क्लाउड है ये कोल्ड है, ये क्लाउड सॉलिड है, और ये क्लाउड मोशनलेस है, दैट इज़ अपनी जगह पे खड़ा है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ क्या है, हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स हैं। इसके अंदर कुछ क्या है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब when they collide with each other, now due to this gravitational force what happens is temperature rises due to this friction। कोलाइड किए ड्यू टू दिस ग्रेविटेशन फोर्स, और उसके बाद जब ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, आपस में इनकी फ्रिक्शन हो रही है, तो फ्रिक्शन से क्या हुआ, हमारे पास टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया। अब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वो चीज़ क्या होने लगेगी, एक्सपैंड होने लगेगी, है ना। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज हॉट नेबुला एक्सपैंड्स। अब जब ये एक्सपैंड हो रहा है, एक्सपैंड होके क्या बन जाएगा, जैसे पानी है, पानी को ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करोगे आप तो वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे भाप बन के उड़ने लगेगा, है ना। सिमिलरली ये भी जो नेबुला जो सॉलिड था, अब ये किस में टर्न होने लगा, ये एक गैशियस स्टेट में टर्न होने लगा। जब ये गैशियस स्टेट में टर्न होने लगा, ये एक्सपैंड होने लगा, तो ये ऐसे ऐसे रोटेशन वाइज ये घूमने लगा। घूमते घूमते ये क्या हुआ, जो आउटर पार्ट्स हैं इसके वो इससे अलग हो गए, वो क्या बन गए, वो बन गए हमारे प्लैनेट्स, और जो इनसाइड जो रह गया उसको हमने नेम दे दिया कि वो नेबुला है, या वो हमारा क्या है, सन है। ऐसा किसका मानना है, गैशियस थ्योरी ऑफ कांट। ये है हमारा इमैनुअल कांट की ये थ्योरी है कि इस तरीके से सन बन गया और इसके अराउंड क्या बन गए, हमारे पास प्लैनेट्स बन गए। ठीक है, तो क्या कहा है कांट ने यही कहा है कि एक यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। कांट क्या कहते हैं कि हमारे पास प्रीमोडियल क्लाउड है ना, वो क्लाउड, ये उसने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। अब क्या हुआ, अब कोलाइड हुआ। कोलाइड कैसे हुआ, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर क्या हुआ, फिर इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। कैसे टेम्परेचर क्यों इंक्रीज़ हुआ, फ्रिक्शन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। फिर ये क्या करने लगा, ये एक्सपैंड करने लगा, फिर ये रोटेट करने लगा, तो इसके जो अराउंड है प्लैनेटसिमल जिसको कहा गया है, ठीक है, प्लैनेट्स बन गए, और जो सेंटर में था वो आपका क्या बन गया, नेबुला बन गया, वो आपका सन बन गया। ये हमारी सारी थ्योरी है इमैनुअल कांट का मानना। अब इमैनुअल कांट की थ्योरी के कुछ हमारे पास यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी किया गया। क्या क्रिटिसिज्म किया गया है, उन्होंने कहा आप कह रहे हो कि ये प्रीमोडियल क्लाउड है, लेकिन ये प्रीमोडियल क्लाउड आया कहाँ से हमें नहीं पता।
उस चीज़ के लिए इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये जम्पशन ली थी कि ये जो क्लाउड है ये मोशनलेस है, ये अपनी जगह पे है, मूव नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हो कि वो रोटेट करने लगा, तो ये कैसे रोटेट करने लगा? वो वायलेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। क्या आप यहाँ कह रहे हो कि मोशनलेस, अब यहाँ पर वो मोशन में आ गया, यहाँ पर वो क्या करने लगा? रोटेट करने लगा। तो वो कैसे रोटेट करने लगा? उसका आंसर कांत के पास नहीं था। उसके बाद हाउ कोलिजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोटेटिंग मोशन। ठीक है, कोलिजन यहाँ पर हमने देखा था, वेयर इज़ इट, ये वाला पॉइंट है ना, ये कोलिजन हमने देखा कि ठीक है ये कोलिजन हो रही है, लेकिन कोलिजन से हीट टेम्परेचर प्रोड्यूस हो, लेकिन ये रोटेट कैसे करने लगा हमें नहीं पता, मतलब इमैनुअल कांट नहीं एक्सप्लेन कर पाए। इसके बाद एक्सपेंशन कॉजेज इंक्रीज इन वेलोसिटी विच इज़ डायरेक्ट वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि किसी भी चीज़ का रेडियस अगर इंक्रीज़ करते हो आप, तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी? वो डिक्रीज़ होगी। अब क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक्सपेंशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है। तो एक्सपेंशन अगर हो रही है, रेडियस इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसकी स्पीड कम होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि वो रोटेट कर रहा है, वो रोटेट करने लगा स्पीड से, तो दैट मीन्स यहाँ पर वायलेशन हो रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो ये थी हमारी सबसे पहली थ्योरी, जो थी गैसियस थ्योरी ऑफ कांट। अब इनकी थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड थ्योरी जो आती है, द सेकेंड थ्योरी दैट वी हैव, ये है हमारे पास नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस। वही थ्योरी है जो कांत की थ्योरी है ये, ठीक है। कांत की ही थ्योरी को इन्होंने क्या कर दिया? रिवाइज़ कर दिया, ठीक है। ये मेरी बुक है, मेरी ज्योग्राफी की ये बुक है, जब मैंने प्रिपरेशन किए थे, ये तब के मैंने नोट्स वगैरह बनाए हुए हैं, ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। सो नेबुलर हमारे पास आई, नेबुलर थ्योरी ऑफ लैपलेस आई। अब इन्होंने भी क्या एजम्पशंस लिए? इन्होंने कुछ एजम्पशंस लिए। इन्होंने क्या एजम्पशंस लिए? इन्होंने जो लिमिटेशंस थी ना, कांत की जो लिमिटेशंस थी, कांत की, इमैनुअल कांत की जो लिमिटेशंस थी, इन्होंने उसी को अपनी क्या बना लिया? एजम्पशन बना लिया। इन्होंने कहा कि नेबुला पहले से ही हॉट था। कांत क्या कहते थे? कि नेबुला कोल्ड था। इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, नेबुला जो था पहले से गर्म है। अब यहाँ पे कांत क्या कहते थे? कि ये मोशनलेस है। ये कहते हैं कि नहीं जी, वो पहले से ही रोटेशन में है और एक्सपेंडेड फॉर्म में है। उसके बाद क्योंकि वो रोटेशन में है, रेडियस कम हो रहा है ड्यू टू हीट लॉस। कोई भी चीज़ अगर ऐसे रोटेट कर रही है, कभी देखा है, कभी हम ऐसे जब चाय को ठंडी करते हैं गिलास में या बोल में, तो हम उसको ऐसे हिलाते हैं, तो वो क्या होता है? ठंडी हो जाती है। कोई भी चीज़ जब हम उसको रोटेट कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो वो क्या होने, ग्रेजुअली क्या होने लगेगी? ठंडी होने लगेगी, है ना। रेडियस कम है, कम कैसे होगा? क्योंकि हीट लूज़ हो रही है, हीट यहाँ से जा रही है, तो उसका जो रेडियस है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और ऊपर हमने पढ़ा है कि अगर रेडियस कम है तो स्पीड या वेलोसिटी ज़्यादा होगी, रेडियस ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी कम होगी। तो वही यहाँ पर एंगुलर लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम ही यहाँ पर काम कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नाउ आउटर पार्ट विल कूल डाउन एंड फॉर्म अ प्लैनेट। वही है, ये जो बाहर वाला पार्ट है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये यहाँ पर ठंडा होकर क्या बनाने लगेगा? प्लैनेट बनाने लगेगा। और जो बीच वाला पार्ट बच जाएगा वो हमारा सन बन जाएगा। ये ऐसा मानना है किसका? लैपलेस का, ठीक है। ये आए हैं इमैनुअल कांत के बाद। इनकी थ्योरी के भी लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म थे। क्या क्रिटिसिज्म थे? कि नेबुला हॉट कैसे है, ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। उसके बाद ओरिजिन ऑफ रोटेटरी मोशन की, वो रोटेट क्यों कर रहा है यही नहीं समझ आ रही। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि 9 प्लैनेट्स ही क्यों बने, ज़्यादा प्लैनेट्स क्यों नहीं बने। तो इनकी भी यही इनका ड्रॉबैक था क्रिटिसिज्म का। अब ये सेकंड थ्योरी आ गई। अब थर्ड थ्योरी हमारे पास आती है प्लैनेट सिंबल हाइपोथेसिस। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने जो 2 थ्योरीज पढ़ी है ना, वो हमारी थी मोनिस्टिक थ्योरीज। क्यों मोनिस्टिक थ्योरीज थी? मोनो मतलब सिंगल, क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल स्टार की बात करें, एक ही स्टार था हमारे पास। वो कौन सा स्टार था? वो नेबुला था, ठीक है, वो नेबुला था। और वो कांत और लैपलेस ने तो यही बताया था। यहाँ पे जब हम प्लैनेट सिंबल की बात करते हैं, सबसे पहले ये चैम्बरलिन और मॉल्ड्रन की थ्योरी है। इसको हम बाइनरी थ्योरी कहते हैं, बाइपेरेंटल थ्योरी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाइनरी थ्योरी या बाइपेरेंटल थ्योरी? वो इसीलिए क्योंकि इसमें अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं। कौन कौन सी चीज़ हैं? एक हमारे पास यहाँ पर है हमारा प्रोटोसन, और एक हमारे पास यहाँ पर हमारा इंट्रूडिंग स्टार, ठीक है। प्रोटोसन का क्या मतलब है? प्रोटोसन इज जस्ट लाइक नेबुला, ठीक है। प्रोटोसन इज जस्ट लाइक नेबुला के जैसा ही है ये प्रोटोसन। वही कोल्ड है, स्टेशनरी है, सॉलिड है। वो इमैनुअल कांत की यहाँ पर जैसे उन्होंने एजम्पशन दी थी वही इन्होंने लिया। अब इंट्रूडिंग स्टार क्या है? इंट्रूडिंग स्टार वो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा वॉन्डरिंग स्टार है, बहुत बड़ा स्टार है। ये देखो, ये बड़ा स्टार बना हुआ है ना, एक बहुत बड़ा स्टार है, एंड इट इज़ बिगर देन द प्रोटोसन। ये हमारा प्रोटोसन है, ये हमारा नेबुला है, ठीक है। इट इज़ बिगर देन दी प्रोटोसन, राइट। इट इज़ बिगर देन दी प्रोटोसन। ये हमारा सन है, प्रोटोसन है, ठीक है।
ये हमारा इंट्रूडिंग स्टार है। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, ग्रेविटी फ्रॉम द, अब ये जो हमारा बड़ा स्टार है इसकी कुछ ग्रेविटी होगी। अब इसकी जो ग्रेविटी ना सन में से थोड़े थोड़े सन के कुछ कुछ पोर्शंस अपनी तरफ खींच रही है, क्योंकि ये बड़ा स्टार है ना, ये बड़ा है ना, इसलिए इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, तो ये सन में से कुछ पार्टिकल्स अपनी तरफ खींच रही है। ग्रेविटी फ्रॉम द इंट्रूडिंग स्टार पुल्स द पार्टिकल्स फ्रॉम द प्रोटोसन। देखो पार्टिकल्स जो हैं कुछ पार्टिकल्स खींच रहे हैं ना वो उसकी तरफ। अब ये जो है पार्टिकल्स है डिफरेंट शेप्स के होते हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, ठीक है। वही जो पार्टिकल्स, यही पार्टिकल्स को हम प्लैनेट सिमल्स कहते हैं। ये शाइनी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे ही होते हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट सिमल्स। अब क्योंकि ये जो रोटेटिंग बॉडी, ये रोटेट कर रहा है, इसकी ग्रेविटी है, तो ये जो हमारे पास प्लैनेट सिमल है ये भी इसके साथ ग्रेजुअली क्या करने लगेंगे, रोटेट करने लगेंगे। इसके साथ ही क्या करने लगेंगे, ये रोटेट करने लगेंगे। और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं इनके साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी आपस में इनको ज्वाइन कर लेंगे और ये क्या बन जाएंगे, फिर प्लैनेट्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये प्लैनेट्स बन जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि दे आर फॉलोड बाय द इंट्रूडिंग स्टार, इसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं और ये रोटेट कर रहा है, तो ये वाले जो प्लैनेट्स बने हैं ये भी हमारे पास मोशन में आ जाएंगे, ठीक है। दे विल ऑल्सो कम इन मोशन। इज दिस थिंग क्लियर? ओके। लेकिन इसका भी थोड़ा सा हाँ, एंड प्रोटोसन विल बिकम आवर सन। और हमारा जो प्रोटोसन है, ये जो सेंटर वाला, ये तो सन ही रहेगा, और ये जो है इसके क्या बन जाएंगे, प्लैनेट्स बन जाएंगे। इसका भी कुछ क्रिटिसिज्म रहा है, क्या रहा है कि ट्विन स्टार्स कहाँ से आए। ये जो हमारा सन है, यहीं पर हमने कहा था ना कि स्टेशनरी है ये, तो इसने प्रोड्यूस किया 9 रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हैंस वेलोसिटी मस्ट डिक्रीज एंड नॉट इंक्रीज। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज़ होनी चाहिए थी, इंक्रीज़ नहीं होनी चाहिए थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसका कुछ क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी का। वैसे आपकी NCERT की जो बुक है ना, जब भी मैं आपको पढ़ाऊँगी आगे, तो उसमें ये सब इतना डिटेल में नहीं दिया, उसमें सिर्फ इन्होंने इमैनुअल कांत के बारे में एक्सप्लेन किया गया। लेकिन थोड़ी आपको इसकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि कहीं पूछ लिया जाए तो आपको पता हो, ठीक है। बहुत शॉर्ट में ही कर रहे हैं हम। इसके बाद हमारे पास आती है टाइडल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस इज जस्ट लाइक ये वाली थ्योरी, ठीक है। ये वाली जो हमारी बाइनरी थ्योरी है, ये पेरेंटल थ्योरी, बाई पेरेंटल थ्योरी, इसी के जैसा है। ये जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी ने दी थी। वो भी यही कह रहे हैं कि टाइडल बल्ज आ जाता है ऐसा करके, जैसे ये है, ये इंट्रूडिंग स्टार है ये, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, थोड़ा सा ऐसे बल्ज आ जाता है, ठीक है। ये जो इस इंट्रूडिंग स्टार की ग्रेविटी है ना, ये इस चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, तो इसमें बल्ज आ जाता है। और धीरे धीरे ये क्या करता है, ये बल्ज मतलब ये जो चीज़ है इससे अलग हो जाती है, तो अलग होके कैसे दिखेगी, वो ऐसे दिखेगी। तो ये उसकी थ्योरी, सेम वही चीज़ है, यहाँ पर भी वही एप्लीकेबल है। अच्छा, ये तो आपकी बुक में दिया हुआ है, स्कीमिड्स इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। अब ये स्कीमिड्स का है, ठीक है, इंटरस्टेलर हाइपोथेसिस। ये क्या कहते हैं, इन्होंने भी रिवाइज की नेबुलर हाइपोथेसिस। हमारे पास लैपलेस आए, लैपलेस ने भी रिवाइज की, और उसके बाद अब स्कीमिड्स ने भी की। इन्होंने क्या कहा, इनकी क्या एजम्पशन थी, इनकी एजम्पशन थी कि सन इज सराउंडेड बाय द डस्ट पार्टिकल्स, स्टार्स कोलाइड एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एस्टेरॉइड्स। ये क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि ये हमारा सन है और सन के अराउंड है ना ऑलरेडी कुछ स्टार लाइक बॉडीज़ हैं। सन के अराउंड ऑलरेडी क्या है, स्टार लाइक बॉडीज़ हैं। अब ये स्टार लाइक बॉडीज़ इकट्ठी होकर क्या बना लेती हैं, एक एस्टेरॉइड बना लेती हैं। अब यही जो एस्टेरॉइड्स है यहाँ पर है, यही एस्टेरॉइड्स ड्यू टू ग्रेविटी ये और डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और ये प्लैनेट बन जाते हैं। सन के अराउंड स्कीमिड्स क्या कहते हैं कि सन के अराउंड ऑलरेडी कुछ डस्ट पार्टिकल्स हैं, यही डस्ट पार्टिकल्स आपस में मिलके एस्टेरॉइड्स बनाते हैं, और ये एस्टेरॉइड्स मिलके फिर ये क्या बना लेते हैं, एक प्लैनेट बना लेते हैं। ये स्कीमिड्स की थ्योरी, ठीक है। तो हमने ये सारी अर्ली थ्योरीज़ की बात करें। सबसे पहली थ्योरी किसकी हमने पढ़ी, सबसे पहली थ्योरी हमने पढ़ी इमैनुअल कांत की, ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस। इसी को ही रिवाइज किया लैपलेस ने, ठीक है, लैपलेस ने नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है, इनकी नेबुलर हाइपोथेसिस थी। थर्ड थ्योरी हमने पढ़ी किसकी थी, प्लैनेट सिमल थ्योरी, है ना, प्लैनेट सिमल थ्योरी कह सकते हैं हम, या बाई पेरेंटल थ्योरी, जो भी आपको नेम देना है। ये किसकी थी, दिस वाज बाय चैम्बरलेन एंड मोल्ट्रॉन, है ना, इनकी थी चैम्बरलेन एंड मोल्ट्रॉन। फिर हमने पढ़ी फोर्थ टाइडल थ्योरी, ये किसकी थी हमारी, ये हमारी थी जेम्स जीन एंड हेराल्ड जेफरी की। तो यहाँ पर आ गया जेम्स
जीन्स एंड हेरोल्ड जेफरी। एंड फिफ्थ थ्योरी थी हमारी स्कीमिड्स की, राइट। इनकी थ्योरी का नाम क्या था? इंटरस्टेलर थ्योरी, ऐसे ही कुछ उनका नाम है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड था, ये सारी हमारी क्या थी? ये सारी की सारी हमारी अर्ली थ्योरीज हैं, ठीक है, अर्ली थ्योरीज हैं। चलो अब आपको बैकग्राउंड पता चल गया, अब हम चैप्टर फटाफट से रीड आउट करेंगे। सो यहाँ हमने पढ़ा कि बहुत सारी हाइपोथेसिस आई। फिलोसफर इमैनुअल कांत थे, ठीक है, उनकी आई। अच्छा, इमैनुअल कांत थे, फिर इमैनुअल कांत के बाद हमारे पास यहाँ पर मैंने आपको बताया लैपलेस आ गया है ना, नेबुलर हाइपोथेसिस रिवाइज हुई। तो अभी नेबुलर हाइपोथेसिस में लैपलेस ने क्या बताया कि प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड आउट ऑफ द क्लाउड ऑफ मटीरियल एसोसिएटेड विद यूथफुल सन। वही मैंने आपको बताया ना कि सन में से ही ये जो नेबुला है, सन है, इसी में से प्लैनेट्स निकल रहे हैं। उसके बाद अभी हमने पढ़ा ऑटो स्कीमिड्स की थ्योरी एंड कार्ल विज़ेस्कर, जर्मनी, ठीक है, इन्होंने भी नेबुलर थ्योरी को क्या किया? इन्होंने भी उसको रिवाइज किया, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा? वही कि सन वॉज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। यहाँ पर मैंने बताया ना आपको, ये देखो सन इज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला। तो यही बात यहाँ पर भी उन्होंने की गई है कि सन इज सराउंडेड बाय सोलर नेबुला कंटेनिंग मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम। दो गैसेज हैं सन के अंदर, जो हमारा सन है आज भी सन के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दो गैसेज हैं हमारे पास, ठीक है, विच इज़ मे बी टर्म्ड एज डस्ट। एंड फ्रिक्शन हुई, कोलिजन हुई, फिर ये आपस में जुड़ गए, डिस्क शेप क्लाउड बन गया और फिर उन्होंने प्लैनेट्स हमारे पास बन गए, ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रीशन, ठीक है। नाउ however scientists in later period took problem the origin of the universe rather than the origin of the earth or the planet। स्टार्टिंग के जो साइंटिस्ट आए उनका मेन फोकस था कि अर्थ कैसे बना ये जानना, लेकिन फिर बाद में जो हमारे पास साइंटिस्ट आए इनका जो मेन एम था वो ये था कि यूनिवर्स कैसे बना है। इनका एम किधर शिफ्ट हो गया? यूनिवर्स को जानने के बारे में। तो यूनिवर्स को जानने के बारे में जो हमारी वेल नोन थ्योरी आती है वो आती है बिग बैंग थ्योरी, या इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी भी कहते हैं, बाय एडविन हबल। ये कहते हैं कि जो यूनिवर्स है वो एक मतलब एक्सपेंशन हुई है, एक बिग बैंग थ्योरी भी बताएंगे कि क्या होता है, ठीक है, कि यूनिवर्स है एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स बढ़ता ही जा रहा है, एक्सपैंड करता जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने बैलून की एग्जांपल दी है कि बैलून है, उसमें भी हवा नहीं भरी है, तो उसमें मैं कहीं पॉइंट मार्क कर दूँगी, जब मैं उसमें हवा भरूँगी तो वो पॉइंट्स मुझे बहुत दूर दूर नज़र आएंगे, राइट। तो वो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया। जो बेसिकली बिग बैंग थ्योरी यहाँ पर एक्सप्लेन की गई, ये रहा बिग बैंग थ्योरी के बारे में हमें बताया गया। सो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि स्टार्टिंग में जितना भी मैटर आज हम आसपास देख रहे हैं वो एक सिंगल डॉट थी। वो क्या थी? वन प्लेस थी इन द फॉर्म ऑफ टाइनी बॉल। टाइनी बॉल थी या एक सिंगुलर एटम था। ये क्या था? सिंगुलर एटम, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने बात क्या याद रखनी है? ये वाली, अनइमेजिनली स्मॉल वॉल्यूम, इनफाइनाइट टेम्परेचर एंड इनफाइनाइट डेंसिटी, ठीक है। कि ये जो छोटी सी बॉल आप देख रहे हो इसकी वॉल्यूम तो स्मॉल है, स्मॉल वॉल्यूम, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है एंड इसका जो टेम्परेचर है वो इनफाइनाइट है ना। इसकी जो डेंसिटी है एंड इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है? इनफाइनाइट है। इज दिस थिंग क्लियर? तो यहाँ नेक्स्ट क्या है? अब ये जो टाइनी बॉल है ना, ये क्या हुई? एक्सप्लोड होगी एकदम से, ब्लास्ट होगी, जिसको हम कहते हैं ना बॉम्ब ब्लास्ट। देखा कैसा कैसा फटता है, इसी तरीके से वो क्या कहते हैं कि ये एक्सप्लोड हुई वॉयलेंटली, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्या हुई? एक्सपेंशन हुई, राइट। एंड यहाँ पर टाइम दिया गया, टुक प्लेस 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, सम एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मैटर, ये सारा उन्होंने दिया हुआ है। विद इन 3 मिनट्स फ्रॉम द फर्स्ट बिग बैंग इवेंट फर्स्ट एटम बिगैन टू फॉर्म। यहाँ पे ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज यहाँ पे ये ना आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकते हैं, यही स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है। सो यूनिवर्स यहाँ ट्रांसपेरेंट दिया हो, यहाँ पर वो क्या लिख देंगे? ओपेक लिख देंगे। सो वर्ड चेंज कर देंगे। सो विद इन 3 लाख ईयर्स फ्रॉम बिग बैंग थ्योरी टेम्परेचर फिर ग्रेजुअली क्या होने लगा? मतलब जब कोई चीज़ ब्लास्ट हुई है, कोई चीज़ ब्लास्ट होती है तो वो क्या होती है? गर्म होती है, बहुत गर्म होगी, है ना। उसमें इतने सारे रिएक्शंस हुए हैं, बहुत गर्म होगी। तो मतलब इतने साल लग गए वो जो ब्लास्ट को ठंडे होने में, उसका टेम्परेचर ठंडे होने में भी नहीं, बिल्कुल उसका टेम्परेचर ड्रॉप होने में, ठीक है। जब उसका ग्रेजुअली टेम्परेचर ड्रॉप हुआ फिर हमारे पास एक एटॉमिक मैटर बना एंड द यूनिवर्स फिर हमारे पास क्या बना? ट्रांसपेरेंट बना। अब जैसे कि बिग बैंग थ्योरी में एडविन हबल कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इन्हीं की थ्योरी को अपोज करते हैं होयल्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं कि नहीं, स्टेडी स्टेट में है,
यूनिवर्स, कि जैसा यूनिवर्स स्टार्टिंग में बना वैसा ही, कुछ एक्सपैंड नहीं कर रहा। लेकिन बेस्ड ऑन दी एविडेंसेस ये थ्योरी हम इनकी व्हील्स का कॉन्सेप्ट हम रिजेक्ट करते हैं। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का क्या मतलब है? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स का मतलब होता है कि ये दो गैलेक्सीज़ हैं, ठीक है, इनका जो स्पेस है ग्रेजुअली आपस में क्या हो रहा है, दूर हो रही हैं ये गैलेक्सीज, ठीक है। यहाँ देखो लिखा हुआ है ना, द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मीन्स इंक्रीज इन स्पेस बिटवीन दी गैलेक्सीज, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट वी हैव स्टार फॉर्मेशन, कि किस तरीके से स्टार बना। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले बिग बैंग कैसे बना, सिंगुलर एटम था, फिर ये ब्लास्ट हुआ, अभी गैलेक्सीज पास पास में है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखो ये क्या जा रही है, ये दूर जा रही है एक दूसरे से। यहाँ पर देखो कितना है, और अभी भी ये आज की डेट तक भी ये प्रोसेस कंटिन्यूड है, ठीक है, आज की डेट में भी ये क्या है, प्रोसेस कंटिन्यूड है। अच्छा, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार फॉर्मेशन, कि स्टार किस तरीके से बनता है। नाउ स्टार का यहाँ पर मतलब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी कह सकते हो, लेकिन सन बेसिकली, जो हम सन की बात करते हैं ना, सन को हम ऑरेंज से चलो बना देते हैं सन, ठीक है, सन। नाउ अब क्योंकि जब भी कोई चीज़ देखो ब्लास्ट हुई है, वो ऐसा तो है नहीं है कि इक्वल पार्ट्स में ब्लास्ट हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना इक्वल पार्ट्स में, तो ऐसा तो है नहीं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई हैं, उनका डिफरेंट डेंसिटी में डिफरेंस होगा, उनके मैटर में डिफरेंस होगा, तो इसी वजह से क्या होगा, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी डिफरेंस होगा, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी डिफरेंस होगा। सो इट कॉज द मैटर टू गेट ड्रॉन टुगेदर, ओके। नाउ these form the basis for development of the galaxies. So what is the basis for development of the galaxy? Distribution of the matter and energy, ठीक है, डिफरेंस इन दी डेंसिटी डिफरेंसेस एंड ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस। अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे जब स्टार्स होते हैं उसको गैलेक्सी कहते हैं। गैलेक्सी स्प्रेड ओवर वास्ट डिस्टेंसेज एंड दे मेजर इन लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स यहाँ याद रखना है कि लाइट ईयर मेजर क्या करता है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कि लाइट ईयर क्या होता है, ओके। डायामीटर देखो गैलेक्सी का 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स होता है। एंड अ गैलेक्सी स्टार्ट्स टू फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस इन दी लार्ज क्लाउड कॉल्ड नेबुला। नेबुला है, नेबुला में ये क्लाउड है ना हमारा नेबुला, नेबुला में कहीं अंदर जब क्या होने लगता है, जब हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट होने लगती है तो क्या बन जाती है, हमारी गैलेक्सी बन जाती है। एंड ग्रोइंग नेबुला डेवलप्स लोकलाइज क्लम्स ऑफ गैसेज, क्लम्स ऑफ गैसेज मतलब जैसे गुच्छे कह दें अगर हम गैसेज के क्लम्स बन जाने, दीज क्लम्स कंटिन्यू टू ग्रो denser gaseous body and give rise to formation of a star. So the formation of a star is believed to have taken place in some 5 to 6 billion years ago. Okay. यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे लाइट ईयर का। देखो लाइट ईयर क्या करता है, लाइट ईयर मेजर करेगा डिस्टेंस को, नॉट टाइम। लाइट ईयर किसको मेजर करेगा, डिस्टेंस को। अभी आपको यही स्टेटमेंट दे देंगे और कंफ्यूज कर देंगे कि लाइट ईयर इज़ मेजर्ड, लाइट ईयर मेजर टाइम करता है नॉट डिस्टेंस, इसको ही घुमा देंगे। तो कैसे याद रखना है कि जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस को मेजर करता है। देखो अगर मैंने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो कैसे ट्रैवल करूँगी मैं लॉन्ग डिस्टेंस, जब मैं लाइट हूँ, लाइट इन द सेंस मैंने कोई बर्डन, मैंने कोई हैवी हुई बैग नहीं उठाया होगा, मैं लाइट हूँ, मेरे पास कोई बैग नहीं, कुछ नहीं है, मैं लाइट हूँ, मैं बस चल रही हूँ, तो मैं ईजिली लंबा डिस्टेंस क्या कर पाऊँगी, ट्रैवल कर पाऊँगी। लेकिन अगर मुझे कोई भारा बैग दे दिया जाए, हैवी बैग दे दिया जाए, सो आई वॉन्ट बी एबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस। बस यहाँ से याद रखना है आपको कि अगर मुझे लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, इफ़ आई हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, तो मुझे खाली हाथ चलना है, मुझे लाइट चलना है, मुझे बर्डन नहीं लेना, मुझे लाइट चलना है। सो दैट मीन्स लाइट ईयर क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा, ठीक है। लाइट ट्रैवल्स एट ए स्पीड ऑफ इतनी 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर मीटर लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, मिनट कर देंगे यहाँ पे, तो वो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किलोमीटर पर सेकेंड, राइट। देन लाइट ईयर विल टेकन, हाँ लाइट ईयर मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक साल में, 1 ईयर में, तो वो इसके इक्वल दिया हुआ है, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस दैट डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स। और बाकी ये अर्थ का और सन का डिफरेंस बताया, डिस्टेंस बताया गया कि कितना है और कितना टाइम लगता है लाइट इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर्स, ठीक है। इट इज़ 8.311 मिनट्स। अगर हम देखें मतलब इतना टाइम लगता है अर्थ सनलाइट को अर्थ पे आने में, ठीक है, ओके। नाउ हमने देख लिया स्टार कैसे बनता है, ठीक है, नेबुला के अंदर ही है ना, क्लम्स ऑफ गैसेस बन जाते हैं, तो वो बताया यहाँ पे। अब हमने देखना है प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, हाउ प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड। Now following are considered to be stages in the development of the planets. Stars are localized lumps of gases within the nebula. Star क्या है, गैस, जब हाइड्रोजन गैस इकट्ठी हो जाती है नेबुला के अंदर तो वो क्या बना देती हैं, स्टार बना देती हैं।
Gravitational force within the lumps leads to formation of the core to the gas cloud and huge rotating disk of gas and dust develops around the gas hole. मतलब उसके अंदर जो हैवी गैस होती है वो अंदर चले जाती है और जो लाइट गैसेज हैं वो बाहर आके उसको क्या करती हैं, रोटेट करती है ना. एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर, और ये गैस है इसके अराउंड क्या आ जाता है, डस्ट आ जाता है और वो क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है. ओके. इन दी नेक्स्ट स्टेज ये जो गैस का क्लाउड है ये ठंडा होने लगता है एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स. जो गैस अंदर है ना जो गैस, वो क्या होने लगती है, वो ठंडी होने लगती है और जो बाहर वाले राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं कोर डेवलप्स वो स्मॉलर राउंड शेप्स लेने शुरू कर देते हैं. अब ये जो स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स हैं बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेशन डेवलप्स इनटू व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्लैनेट सिम्बल्स. वो बताया था ना ऊपर भी हमने प्लैनेट सिम्बल थ्योरी करी थी, तो हमने देखा था ऐसे जो हैं कुछ पार्टिकल्स या कुछ यहाँ पर क्या लिखा है, स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स. लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन. बड़ी बड़ी बॉडी जब ये आपस में ही क्या करने लगेंगे, ये जुड़ने लगेंगे और ये क्या बनाने लगेंगे, बड़ा बड़ा प्लैनेट बनाने लगेंगे. लार्जर बॉडी स्टार्ट फॉर्मिंग बाय कोलिजन एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटीरियल टू स्टिक टुगेदर. ग्रेविटेशन की वजह से ही ये मैटर आपस में स्टिक रहता है. प्लैनेट सिम्बल्स आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़. बताया गया है कि प्लैनेट सिम्बल्स क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज़ होती हैं. स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, लेकिन स्मॉल बॉडीज़ हैं लेकिन बहुत सारे लार्ज नंबर हैं. ओके. इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ बॉडीज़ प्लैनेट सिम्बल एग्री टू फॉर्म फ्यूअर बॉडीज़ एंड दे फॉर्म प्लैनेट्स. ओके. बता दिए ये कैसे प्लैनेट्स बने हैं. इधर अब प्लैनेट्स भी ना हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं, जैसे हम कहते हैं वी हैव 9 प्लैनेट्स. तो उनको याद कैसे रखना है हमने कि कैसे प्लैनेट्स हैं. तो जब हम स्कूल में होते थे हमें याद करवाते थे ना, कैसे याद करवाते थे हमें कराते थे, ये सन है हमारा, राइट. तो हमें एक ट्रिक याद थी कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस न्यूडल्स. तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. तो ऐसे हम इनको याद रख सकते हैं. ठीक है. मवेम, ठीक है, ये जो है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे इनर प्लैनेट्स हैं. ठीक है. और ये वाले जो हमारे हैं इनको आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं. ये वाले जो प्लैनेट्स हैं इनको हम जोवियन कहते हैं, जुपिटर लाइक क्योंकि होते हैं जोवियन. और ये जो प्लैनेट्स हमारे मतलब ये सारे वाले इनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल. ठीक है. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको कहते हैं. इज़ दिस थिंग क्लियर. तो ये आपको बात याद रखनी है. और यहाँ पर भी ना हमारे पास यहीं पर ही हमारे पास एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है. कुछ हमारे पास क्या होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है बिटवीन मार्स एंड जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में ही हमारे पास क्या होती है, एस्ट्रॉयड बेल्ट. बीच में कुछ कॉमेट्स भी आ जाते हैं, कॉमेट्स. ठीक है, कॉमेट्स. ओके. नेक्स्ट नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. ज़्यादा गंदी तो नहीं होगी चलो कोई बात नहीं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट. ओके. सो एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. नाउ वही यहाँ पर बताया गया कि बैरन रॉकी जो हमारा अर्थ था पहले थिन एटमॉस्फेयर होता था. अर्ली एटमॉस्फेयर होता था हाइड्रोजन और हीलियम का. जो हमारा सबसे पहले एटमॉस्फेयर होता था वो 2 गैसेस से बना होता था, हाइड्रोजन एंड हीलियम से एटमॉस्फेयर बनता था. दैट वाज नॉट एट ऑल कंड्यूसिव फॉर लिविंग ऑन दी अर्थ. ठीक है. वो एटमॉस्फेयर इन धरती पर रहने के बिल्कुल लायक नहीं था, मतलब हम वहाँ पर नहीं रह सकते थे, राइट. ओके. सो दे मस्ट हैव बीन, कुछ कहते इवेंट्स हुए होंगे जिसकी वजह से वो अब कंड्यूसिव बना है, वाटर आया है उसके ऊपर और हम इसके ऊपर रह रहे हैं. तो वो क्या हुआ, क्या ऐसा कैसे हुआ, वही बताएंगे. अर्थ एक लेयर स्ट्रक्चर है. ठीक है. आगे जब चैप्टर्स आएंगे पढ़ेंगे. लेयर स्ट्रक्चर है. इनर क्रस्ट आता है, फिर कोर आता है, फिर सॉरी इन क्रस्ट मेंटल कोर आएगा. ठीक है. ये आता है, लेयर्स हैं अर्थ की. आउटर मोस्ट एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एटमॉस्फेरिक मैटर हैज़ लीस्ट डेंसिटी. ये लाइन को स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, कहीं आ सकता है. ठीक है. एटमॉस्फेरिक मैटर क्या करता है, लीस्ट डेंसिटी इसमें होती है. तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से नीचे जाते जाएंगे डेप्थ में, अर्थ का इंटीरियर डिफरेंट जोन्स में क्या करेगा, डिवाइड होता जाएगा. इन जोन्स का जैसे क्रस्ट आएगा, फिर मेंटल आएगा, फिर कोर आएगा. इनकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट. इसके बाद है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर बेसिकली अर्थ का क्रस्ट कह सकते हो आप, या फिर जहाँ पर हम रह रहे हैं. ठीक है. वो लिथोस्फेयर है. सो कहते हैं कि अर्थ वॉज वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग प्रीमोर्डियल स्टेज, राइट. ग्रेजुअल इंक्रीज इन, इसका डेंसिटी जो है इंक्रीज़ हुआ. टेम्परेचर जो इनका उसके अंदर, अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हुआ. तो इससे क्या हुआ, जो अर्थ के अंदर का जो मटीरियल है, अगर ये मैं कहूँ अर्थ के अंदर का जो मटीरियल है, ठीक है, अर्थ के अंदर का जो मटीरियल है, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. अंदर क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है. अब इस टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो हैवियर मटीरियल है, हैवियर मटीरियल वो क्या हो जाएगा, वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा.
हैवियर मटेरियल क्या हो जाएगा, वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, देखो सिंक टूवर्ड्स द सेंटर लिखा हुआ है, और जो लाइटर मटेरियल है वो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, जो लाइटर मटेरियल है वो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लाइटर वंस मूव टूवर्ड्स द सरफेस, फिर ये जो सरफेस पे आ गया वो ग्रेजुअली ठंडा होता जाएगा, सॉलिडिफाई होता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, ये एक आउटर सरफेस पे एक क्रस्ट सा बन जाएगा, ऐसे लेयर सी बन जाएगी आउटर सरफेस के ऊपर, राइट। उसी को हमने कहा है क्रस्ट कहते हैं। जो लिथोस्फेयर क्या है, बेसिकली अर्थ का क्रस्ट ही है, राइट। ओके, थोड़ा सा साफ कर दूँ, उसको बड़ा मेसी लग रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून। मून का भी है ना, देखो यहाँ पर इन्होंने लाइंस को कितना छुपाया हुआ है टेक्स्ट के अंदर। मून का जो फॉर्मेशन है वो कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है, ये वाली जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी कहते हैं इसको। ये जो थ्योरी है जाइंट इम्पैक्ट, ये क्या बताती है, ये एक्सप्लेन करती है फॉर्मेशन ऑफ मून के बारे में, कि मून कैसे बना। द अर्थ वॉज फर्दर हीटेड अप, राइट। नाउ इट इज़ थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट अर्थ फॉर्मिंग मटीरियल गॉट सेपरेटेड इंटू डिफरेंट लेयर्स। प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन का क्या यहाँ पर मतलब है कि डिफरेंट जो डेंसिटीज़ के मटीरियल नीचे सेटल हो गए, है ना, और लाइटर मटीरियल ऊपर आ गए। इसी की वजह से डिफरेंट लेयर्स हैं जो अर्थ की बनी है। तो जैसे क्रस्ट है, मेंटल है, कोर, ये बताया गया है। क्रस्ट ऑफ द कोर, डेंसिटी ऑफ द मटीरियल इंक्रीज है, जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे अर्थ के अंदर तो उसकी जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसके बाद है टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, राइट। सो द प्रेजेंट कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। पहले क्या था एटमॉस्फेयर में, ये था पहले एटमॉस्फेयर में, पहले हमारे पास क्या था, पहले हाइड्रोजन और हीलियम होता था। अब हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है अब हमारे पास, राइट। सो अब यहाँ पे ना 3 स्टेजेस बताई हुई हैं एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर के बारे में। अब यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये ऐसे ही आपको दे देंगे कि स्टेटमेंट 1 पहले आएगी, 2 पहले आएगी, सीक्वेंस में अरेंज कर दो, या विच ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, राइट। सो देर आर 3 स्टेजेस एवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट एटमॉस्फेयर। फर्स्ट स्टेज क्या है, लॉस ऑफ द प्रीमोडियल एटमॉस्फेयर, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम वाला एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। सेकंड, इनर हॉट इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, और कैसे एटमॉस्फेयर में कॉन्ट्रीब्यूट किया वो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर वॉज मॉडिफाइड बाय लिविंग वर्ल्ड, जो फोटोसिंथेसिस वगैरह होने लगी, फोटोसिंथेसिस, राइट। ओके, फिर यहाँ पर बताया गया है कि हाइड्रोजन और हीलियम कैसे स्ट्रिप ऑफ हुआ, क्योंकि सोलर विंड, सन की जो सोलर विंड, सन से हवाएं कुछ चलती हैं उनको सोलर विंड कहते हैं। तो सोलर विंड्स इस हाइड्रोजन को और इस हीलियम को उड़ा के अपने साथ ले गया, और ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के केस में हुआ है, राइट। अब जब अर्थ ठंडा हो रहा था, कूलिंग ऑफ द अर्थ हो रहा था, गैसेज हो गए, वाटर वेपर हो गए, वो रिलीज़ हुए इंटीरियर सॉलिड अर्थ के अंदर, ठीक है। जब अर्थ क्या हो रहा था, ठंडा हो रहा था, तो कुछ गैसेज थी, जो गैसेज और वाटर वेपर क्या हो गए, रिलीज़ हो गए इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, और वो क्या करने लगे, एटमॉस्फेयर बनाने लगे। अर्ली एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता था, वाटर वेपर होते थे, नाइट्रोजन होता था, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इमोनिया, लिटिल बिट ऑफ फ्री ऑक्सीजन होती थी। प्रोसेस बाय विच द गैसेज आर आउटपोर्ड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड डी गैसिंग। अर्थ के इंटीरियर में से जब गैसेज निकलती हैं बाहर, उसको हम क्या कहते हैं, डी गैसें कहते हैं। कंटिन्यूस वॉल्केनिक इरप्शंस हुए तो कॉन्ट्रीब्यूटेड वाटर वेपर एंड गैसेज इनटू दी एटमॉस्फेयर एज द अर्थ कूल। जैसे जैसे अर्थ कूल होता गया, वाटर वेपर रिलीज स्टार्टेड गेटिंग कंडेंस, तो वो जो वाटर वेपर थे वो ठंडे होने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर वो रेन वाटर में डिजॉल्व होगी, टेम्परेचर भी थोड़ा बहुत कम होने लगा, जिसकी वजह से वाटर वेपर कंडेंस होने लगे, रेनफॉल होने लगा, और जितने भी अर्थ के ऊपर ऐसे ऐसे गड्ढे थे, डिप्रेशंस थे, उनमें क्या होगा, पानी भरता गया। इतना पानी भर गया कि आज हम देखते हैं कि वो ओशंस को उसने राइज़ किया। फिर इसके बाद वो सारा यही है कि 4000 मिलियंस हो गए हैं इसको, ये ठीक है, ये देखना। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आता है, लाइफ वॉज कन्फाइंड टू दी ओशंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि जो फर्स्ट लाइफ अर्थ पे आई है ना, वो कहाँ आई है, वो ओशन में ही आई है, वो भी धरती पे नहीं आई, वो ओशन पे आई है सबसे पहले लाइफ, ठीक है। ओशन बिगैन टू हैव कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, फिर वही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में भी आने लगी, और फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ होने शुरू हुआ, राइट। ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ अर्थ ये बताया गया कि साइंटिस्ट कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी आया हमारे पास यहाँ पे, एंड ओल्डर सम ऑफ बाकी ये बताया गया है हमें, ठीक है। एंड यस 300 मिलियन समरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया टू मॉडल लाइन। यस, यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से हम शुरू हुए हैं, तो ये याद रखना है। सिंगल सेल बैक्टीरिया है हमारे पास पहले, ठीक है। तो हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिक बैक्टीरिया से हमारा शुरू हुआ लाइफ, ठीक है, और आज का मॉडर्न मैन है।
तो दिस वॉज योर चैप्टर, ठीक है, ईजी था, हमने सारा कुछ वर्ड टू वर्ड कवर किया है, और जो इसमें नहीं है वो भी मैंने आपको कवर करवा दिया, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर, एंड मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, ओके।